ये है यू यंग चुल। जैसे इसके नाम में चुल है वैसे इसके दिमाग में भी चुल है। चोरी चकारी करने की, 15 साल की बच्ची के साथ रेप करने की, छोटे बच्चों की पॉर्न वीडियो बनाकर बेचने की, 1 साल के बच्चे को जिंदा जलाने की, अमीर बूढ़े और नोटिस सर्विस वाली लड़कियों को मारने की। जरा सा आदमी था ये, इतनी सी हाइट का और बड़ा ही फट्टू था। इसकी छोटी सी हाइट थी ना, तो ये क्या करता था, ज्यादा दम तो था नहीं इसमें, लेकिन इसका दिमाग सटका हुआ था। इसको मर्डर करने रहते थे तो बराबर वाले से तो पिट जाता ये, तो इसलिए क्या करता था, ये बूढ़ों को मारता था और जो नोटिस सर्विस वाली लड़कियां होती है ना उनको मारता था। वो भी अपनी सी छोटी हाइट की। बड़ी रहती ना तो वो फिर इनको वापस भेज देता था, इसकी फट जाती थी। आप और मैं तो रोटी सब्जी खाते हैं, ये इंसान खाता था। कभी गुर्दा खा लिया, कभी क्या खा लिया, ऐसी सब हरकतें करता था ये नोटिस सर्विस वालों को फोन करता था और उनसे लड़की मंगा के पहले तो ना उसके साथ ये सेक्स कर लेता था और जब इसका काम हो जाता था ना फिर ये उनको मार देता था। अब इतनी बड़ी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए क्या करता, ये उसके छोटे छोटे हिस्से कर देता था और डस्टबिन में पटक देता था। ऐसे सभी है ना 10-12 लाशें पड़ी रहती थी इसके डस्टबिनों में। फिर जाता था पहाड़ में कहीं पे, वहाँ पे दफनाया था जाके। बस यही सब किया इसने अपने पूरे जीवन में। वो बीटीएस मंडली जहाँ की है ना, ये भी वहीं का ही है। यूं तो इसने आतंक अपने बचपन से ही चालू कर दिया था, लेकिन असली आतंक तो इसने 2003 और 4 के बीच में फैलाया था। वो हथौड़ा त्यागी ने तो शो के अंदर हथौड़ा चलाया था, इसने असली में चलाया उससे भी तगड़ा। The 34-year-old killer Yu Yong Chol lured women working in massage parlors to his home, killed them with a blunt weapon, mutilated their bodies, and buried them in the mountains in Seoul. यू यंग चुल जो था ये 18 अप्रैल 1970 में पैदा हुआ था गो चैंग जिलू बुक डू में। ये स्पेलिंग मैं इसलिए दे रहा हूँ, क्या पता मैं गलत बोल दिया, मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आता है। तो ये गो चैंग में पैदा हुआ था। इसकी एक बहन और 2 भाई थे। इसका बापू वियतनाम वेट था। वियतनाम वेट वो होता है जो वियतनाम की आर्मी में अपनी कुछ सेवा पानी दे रखा होता है ना और उसके बाद आ जाता है, वो होता है। तो ये वियतनाम वेट था इसका बापू। बहुत ही गरीब आदमी था, वहां से आने के बाद ज्यादा पैसे कमा नहीं पाया, बेवड़ा भी था, इनको मारता कूटता था वो। फिर पी के जो इनकी बच्चों की मम्मी थी यानी कि इसके बापू की पत्नी, उसके अलावा उसकी एक सेटिंग भी थी। ये सारे काम गरीबी में करता था वो सब उसका बापू यो यंग चुल का। और जो चुल की माँ थी उसने गरीबी के चलते यू को भी मारने की कोशिश करी थी। यू का जो बापू था उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, अपनी सेटिंग के साथ ब्याह कर लिया उसने। अब जो वियतनाम वेट भाई साहब की जो सेटिंग थी वो इन चुल को और इसके भाइयों को बहुत कूटती थी। गोंगड्योक टू डोंग में सियोल करके कोई जगह थी, वहाँ पे रहते थे ये सारे। ये जो सियोल है यहाँ पे अलग ही माहौल चलता था। अनलाइसेंस्ड घर भी खूब थे यहाँ पे और पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। यू का बापू था वो सट्टेबाजी करता था और दारू पीता था और ये सब हरकतों में उसने अपना बचा कुचा पैसा भी डुबो दिया। फिर 12 जून 1985 को यू के बापू की मौत हो जाती है एक कार एक्सीडेंट के अंदर और यहीं से यू की जिंदगी का तख्ता पलट हो जाता है। फिर ये सारे भाई बहन अपनी माँ के घर पे रहने लग जाते हैं, जो पहले वाली थी ना वहीं पे। अब यू जो था वो जब मिडिल स्कूल में जाता है तो स्कूल के बच्चे उसको खूब बुली करते हैं। यहीं से उसको थोड़ा थोड़ा हेट पैदा हो जाता है उसके मन में अमीरों के प्रति। स्कूल में ये बड़ा टैलेंटेड हुआ करता था आर्ट्स और स्पोर्ट्स के अंदर, और सिंगिंग का भी इसको शौक था तो इसने एक बैंड भी बनाया था सिंगल ट्री करके। ये पेंटर भी बनना चाहता था और अन्यांग हाई स्कूल में ये जाना चाहता था, लेकिन फेल हो जाता है वहाँ पे। ये क्या पता फेल पेंटर आगे जाके सीरियल किलर बन जाते हैं। फिर ये के हाई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेता है। फिर थोड़े टाइम बाद सीवून शॉपिंग सेंटर करके एक जगह होती है, वहाँ पर से ये रिकॉर्ड चोरी कर लेता है। रिकॉर्ड होते हैं गाने की कैसेटें, और स्कूल में ये अपने आजू बाजू वाले बच्चों को बेइज्जती भी मारता था, उनसे लड़ाइयाँ भी करता था। ये ऐसा बिगड़ेल छोरा हो चुका था ये तब तक। और इसके अंदर का सिंप भी अलग ही लेवल पे जग जाता है। इसके स्कूल के पास में ना एक कोई बूढ़ी आंटी जी रहती थी, उसके लिए ये अट्रैक्ट भी हो जाता है। गजब का सिंप लौंडा था ये। फिर 23 अगस्त 1988 को इसको पुलिस धर लेती है ट्रेसपासिंग के केस के अंदर। इसको ऐसा लगता है कि बच जाएगा, लेकिन इसको जेल हो जाती है। फिर जब ये बाहर आता है तो 1991 के करीब ये 21 साल का हो जाता है। होंग मू करके कोई लड़की थी जो कोई कॉस्मेटिक स्टोर थी, वहाँ पे मसाज का कार्यक्रम करती थी। वो वाली मसाज नहीं, वो इसकी सेटिंग थी, उससे ये ब्याह कर लेता है। फिर इसने उसी साल में 2,30,000 वॉन और एक गिटार अपने पड़ोसी से चुरा लेता है। पुलिस इसको 10 महीने के लिए फिर से धर लेती है। फिर जब ये अपनी सजा काट के बाहर आता है तो इसने एक दिमाग दौड़ाता है ये अपना। ये क्या करता है, ये नकली पुलिस वाला बन जाता है, यूनिफॉर्म पहन के कार्ड वार्ड बना के, और ये जाता था सड़कों पे और जो पॉर्न बेचते थे ना उनको धरता था ये, उनसे पैसे निकालता था ये। फिर 1993 से 95 तक इसके मिर्गी के दौरे चालू हो जाते हैं। इसी के कारण इसके दिमाग में कुछ लोचा हो जाता है। फिर ट्रीटमेंट चलता है इसका 2 साल। फिर ये ट्रीटमेंट लेके बाहर आता है। फिर एक इसके बच्चा हो जाता है और फिर अप्रैल 1995 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से इसके पास 3 मिलियन का फाइन आ जाता है। ये कुछ तो नेगेटिव बेचता था, उस चक्कर से इसको फिर से धर लेते हैं, इसलिए इस पर फाइन लगा दिया 3 मिलियन वॉन का। और इस पर नकली पुलिस वाले बनने की भी कार्रवाई होती है और इसको फिर से धर लेते हैं। फिर ये मई 1999 को बाहर आता है जेल से और साल भर तक खूब कांड करता है। ये चोरी चकारी और ऐसे सब चालू रहती है इसकी। और फिर सन 2000 के अंदर इसने 15 साल की बच्ची का रेप कर दिया था,
जिसके चक्कर में इसको फिर से धर लेते हैं और जेल के अंदर पटक देते हैं और इस कांड में इसको 3.5 साल की सजा हो जाती है। अब इतने टाइम से इसकी वाइफ भी सह रही थी बेचारी, लेकिन ऐसी घिनौनी हरकत देखने के बाद उसने इसको तलाक दे दिया कि अब तू जा साले, अब तू चूड़े में बढ़, और ये सब बोल के वो अपने बच्चे को लेके चल देती है। यू यंग चुल को जेओनजू प्रिजन के अंदर पटक देते हैं 3.5 साल के लिए। तो अब तक इसने 14 क्राइम कर दिए, चोरी चकारी से लेके सेक्सुअल असॉल्ट भी हो चुका है अब तक। लेकिन असली कांड तो जब ये जेल से आएगा तब करना चालू करेगा। घर से ज्यादा तो इसने जेल में समय बिता चुका था अपना, और इस बार जब ये जेल में था तो एक जोंग डू योंग्स करके एक सीरियल किलर हुआ करता था, उसका इसने कुछ तो पढ़ा था वहाँ पे। तो ये उससे इंस्पायर हो गया था कि मैं भी ऐसे ऐसे कांड करूंगा, और इसने ये ठान ली थी कि मैं बाहर निकल के पहले तो अपनी बीवी बच्चों को मारूंगा और फिर कांड ही कांड करूंगा बहुत सारे। फिर ये सितंबर 11, 2003 को रिलीज होता है जेल से। फिर ये अपनी मम्मी के साथ रहने लगा सियोल में, और इसने अपनी बीवी बच्चों से गुहार लगाई कि मुझसे मिल लो। मारना चाहता था इसलिए बुला रहा था उनको। तो फिर ये मिलते हैं, लेकिन बच्चे की क्यूटनेस देख के ये उसको तो नहीं मारता। ये यूं देखता है कि मैं बच्चे को नहीं मारूंगा, मैं इस बीबी को मार देता हूँ। लेकिन फिर ये उसको भी नहीं मार पाया, बीवी बच्चों को तो नहीं मार पाया, लेकिन मारा मारी की चुल इसके अंदर अभी भी थी। तो इसलिए ये देखता है कि अब मैं अमीर लोगों को मारूंगा, अमीर भी लोगों को उनको मारूंगा जो बूढ़े रहते हैं। तो ये एक हथौड़ा बनाता है, 4 किलो का रहता है करीब वो, और ये हथौड़ा लेकर वो ढूंढता है कुत्ते बिल्लियों को और उनको बुरी तरीके से मार देता है। इंसानों को मारने की प्रैक्टिस करता है वो ऐसे करके। बड़ा ही घटिया किस्म का आदमी था ये, इसलिए ये सब करता था। काफी सारे जानवरों को मारने के बाद इसने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेता है ये, और अमीरों को मारने के मकसद पे निकल जाता है ये। पहला मर्डर करता है ये सितंबर 24, 2003 में। सिंसा डोंग करके कोई जगह है, वहाँ पे ये दिन दहाड़े भी नहीं, सुबह के 10 बजे ही घुस जाता है ये घर के अंदर। सोमांग चर्च के पास में एक घर रहता है, उसके अंदर घुस जाता है ये। और ये घर होता है सुकम्यूंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमेट्रियस ली, जो 73 साल के होते हैं, और उनकी वाइफ जो 68 साल की है। उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी थी इसकी। गाड़ी से उतरते हुए देख लेता है वो, इसलिए वो सोचता है कि अब मैं इनको मारूंगा, तो आप भी गाड़ी से उतरते टाइम पे सतर्क रहना। फिर डोली फांद के अंदर कूद जाता है और सीधा घर के अंदर चल देता है। जैसे ये घर के लिविंग रूम में घुसता है, प्रोफेसर ली उसे देख के खड़े हो जाते हैं। तो ये उनको बोलता है नीचे बैठ। नीचे बिठा के उनके गले में वो चाकू मार देता है। जो ली होते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये तो चोरी डकैती करने आया है, तो वो यू को बोलते हैं कि पैसे चाहिए तो ले ले। फिर यू बोलता है कि तुझे क्या लगता है, क्या मैं ये पैसे के लिए कर रहा हूँ? और ये बोल के वो अपना हथौड़ा निकालता है और मिस्टर ली के सर में 3 बार मार के हालत खराब कर देता है उनकी। फिर उसके बाद वो 5-6 बार और मारता है और खत्म कर देता है। ये कुछ लेआउट है उस क्राइम का, ऐसे ऐसे करके उसने किया था। कोरियन में लिखा हुआ है, इसलिए मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। बाकी अगर तुम कोरिया से हो और तुम हिंदी समझ पा रहे हो तो देख लेना। ये सब करने के बाद वो साफ सफाई करता है, सारी चीजें इधर उधर तोड़ फोड़ देता है। वो पूरा रॉबरी का सीन बनाना चाहता था, इसलिए वो ये सब कर देता है। ये सब करने के बाद यू कूदता है डोली में से और बाहर चल देता है। फिर उसको थोड़ी दूर चलने के बाद उसको ऐसा रियलाइज होता है कि मेरा मर्डर वाला चाकू तो जेब में ही नहीं है। फिर ये जाता है वापस घर के अंदर जाता है और चाकू वापस लेके आता है। पैसे वैसे तो इसने कुछ चुराए नहीं होते, जबकि रॉबरी का सीन बना रहा था, ये पैसे चुराना भूल जाता है। फिर पुलिस पहुंचती है मौका वारदात पे, छानबीन करती है। पहले तो उनको लग रहा था रॉबरी है, लेकिन वो समझ जाते हैं कि ये तो कोई पागल आदमी है जो मार गया। फिर यूं निकलता है दूसरा मर्डर करने। 9 अक्टूबर 2003 को ये फिर से कांड करने निकलता है। पिछली बार की तरह इस बार भी ये सुबह सुबह जाता है 10:40 के करीब। यूंग वोंग चर्च के पास में घर होता है, उसको ये टारगेट बनाता है। छोटा सा आदमी है, कमजोर है, इसलिए ये बूढ़े पे ही अटैक करता है, और इस बार भी ये बूढ़े पे ही अटैक कर रहा था। कैंग मू करके 85 साल की महिला होती है, उसके घर में घुस जाता है ये। जब ये घर में जाता है तो वो नारी होती है, तो ये उनके बाथरूम में जाता है और सर दीवार में भिड़ा देता है और अपने चाकू से मार देता है। फिर उसको खींच के बाहर लेके आता है और बाहर भी फिर से मारता है वो। फिर कैंग मू की जो डॉटर इन लॉ होती है, 60 साल की होती है वो आ जाती है। तो ये उसको धमकी देता है, उसको सोफे पे बिठाता है और उसको बोलता है कि अगर तू चिल्लाई तो मैं तुझे मार दूंगा, और तुम्हारे अलावा कौन है यहाँ पे, ऐसा करके यू बोलता है। तो वो सामने बैठी महिला बोलती है कि उसका बेटा और पति और है, शायद वो उसको डराने के लिए बोल रही होती है। फिर वो उसके पेट पे लात मारता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है, पेट पे पैर रख के, और उसका सर फोड़ देता है। अब बारी आती है ग्रैंडसन की, जो 35 साल का होता है। वो घबराया हुआ सा ऊपर से नीचे आता है, तो यू ग्रैंडसन को घसीट के साइड में लेके जाता है और गंजा कर देता है। फिर अपना हथौड़ा निकालता है और उसको भी मार देता है। फिर यू हस्बैंड को ढूंढता है, लेकिन वो हस्बैंड कहीं नहीं मिलता उसको। तो ये क्या करता है, रॉबरी का सा सीन बनाने के लिए वापस से चीजें इधर उधर बिखेरता है और वो घर से चला जाता है, पता नहीं कहाँ पे। फिर पुलिस मौका
मौका वारदात पे पहुंचती है, अपनी छानबीन करती है तो उनको इसके जूते के निशान मिलते हैं। इधर तो ये सब हो रहा होता है और उधर वो चुल की एक और चुल चालू होती है। और एक हफ्ते बाद ही 16 अक्टूबर 2003 को सैमसियोंग डोंग में हैप्पी चर्च के पास में घर वो सेलेक्ट कर लेता है चुल। लेकिन इस बार वो रात के 12:30 बजे जाता है घर में होती है मिसेज यू जो 60 साल की होती है। तो चुल क्या करता है, उनको खींच के बाथरूम में लेके जाता है और अपने हथौड़े से मार देता है। और इस बार वो फटफट मार के बाहर चल जाता है। रात के 1:30 बजे आंटी जी का बेटा को पता चलता है कि ये हो गया, तो वो उनको लेके हॉस्पिटल भगता है, लेकिन आंटी बच नहीं पाती। इस बार भी सेम फुटप्रिंट खूब जगह मिलते हैं और इनसे पता चलता है कि ये तीनों मर्डर भी कनेक्टेड है। अब आता है चौथा मर्डर। ये होता है अगले महीने 11 नवंबर 2003 को। हेवा कैथेड्रल के पास में एक घर होता है, वहाँ पर ये चौथा कांड होता है। गैस के पाइप से वो ऊपर चढ़ जाता है सेकंड फ्लोर में। वहाँ पर यू को मिलती है 53 साल की मिसेस बे, जिनको वो बेडरूम में खींच के लेके जाता है, जहाँ पर 87 इयर्स के किम भी होते हैं। उनकी बैक में दिक्कत होती है तो वो खड़े होने की कोशिश तो करते हैं बचाने की, लेकिन बचा नहीं पाते। और इसी चीज का एडवांटेज यू को मिल जाता है और वो अपना हथौड़ा निकालता है और मार देता है। अब इस जगह पर एक छोटा सा बेबी भी होता है, करीब 1 साल का होता होगा वो। तो ये देख के क्या करता है, जो लेडी होती है ना, उनके हाथ से वो लेता है और दूसरे कमरे में ब्लैंकेट में लपेट के रख के आ जाता है। इधर आता है दूसरे कमरे में और दोनों को मार देता है। इस बार भी वो पूरे सीन को रॉबरी की तरह बनाना चाहता था, तो इसलिए वो क्या करता है, पैसों की जो तिजोरी होती है ना, तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो टूट नहीं पाती उससे और उसके हाथ में खरोंच लग जाती है। तो उसके ब्लड और वो सब सैंपल वहाँ पे आ जाते हैं। तो ये देखता है कि यार अब तो मैं पकड़ में आ जाऊंगा, ऐसे तो क्या पता पुलिस मेरे ब्लड चेक कर ले और ये सब तामझाम से उनको पता चल जाए। तो ये क्या करता है, साला ये बाहर जाता है, बच्चा अंदर ही रहता है और पूरा घर में आग लगा देता है और वो बच्चा भी अंदर ही रहता है। लेकिन बच्चे के सर पे भगवान का हाथ रहता है, इसलिए वो बच जाता है। अब यू जो होता है वो बाहर बैठ के सारी आग देख रहा होता है और आग का कार्यक्रम देखने के बाद वो चल देता है। फिर पुलिस आती है मौका वारदात पे और इस बार उनको सीसीटीवी में यू की फुटेज मिल जाती है। सामने का तो नहीं आ पाता, बैक का हिस्सा आ जाता है पूरा, जिससे इनको पता चलता है कि ये तो 168 सेंटीमीटर का है। और इस बार उनको जूता भी पता चल जाता है कि ये कौन सा था जूता, फिंगरप्रिंट से सब पता चल जाता है पुलिस को। अब पुलिस के हाथ में काफी कुछ चीजें हो जाती है प्रोग्रेस करने के लिए। और दूसरी तरफ जो चुल था वो समझ चुका था कि अब ये वाला प्लान जो है अब ये काम नहीं करेगा। सबसे पहले तो वो जगह चेंज करता है अपनी। इस जगह पर यू को किम करके एक लड़की मिलती है, जिससे यू को प्यार हो जाता है और वो चोरी डकैती करके उसको महंगे महंगे गिफ्ट देता रहता है। फिर एक दिन वो सोचता है कि अब मैं इसको प्रपोज करूंगा और इन दोनों की सेटिंग होने वाली होती है। लेकिन जो लड़की होती है किम, उसको पता चलता है कि ये तो कांडी छोरा है, चोरी चकारी के जितने भी मैटर थे ना इसके सब उस लड़की को पता चल जाता है। तो वो फिर मना कर देती है कि भाग जाए यहाँ से। फिर जनवरी 2004 में इसने फिर से कोई कांड कर दिया था, तो 2-4 दिन ये जेल में चला जाता है। अब उस टाइम पे इसकी जो वो किम होती है ना, वो किसी और के साथ हो लेती है। फिर जब ये जेल के बाहर आता है तो इसका दिल टूट जाता है। ये जाता है किम के पास। किम जो होती है वो भी नोटिस सर्विस देती है, तो ये उससे करने की बोलता है। वो बोलती है कि पैसे लूंगी मैं पहले, लेकिन ये पैसे देता नहीं है, लड़ाई करने लग जाता है उससे और 36 घंटे तक उसका रेप करता है। फिर ये 36 घंटे तक जब किम के साथ इतना बुरा होता है तो उससे उसकी हालत खराब हो जाती है और उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ जाता है। और इस टाइम पे जो चुल होता है उसके अंदर एक चुल पैदा होती है कि अब से वो नोटिस सर्विस वालियों को मारेगा। फिर वो रिसर्च करता है कि बॉडी को कैसे डिसमेंटल करें, कैसे ठिकाने लगाएं, ये सब करता है। फिर फरवरी 9, 2004 में गैंगसियोक डोंग में कोई मोटेल थी, वहाँ पर ये एक नोटिस सर्विस वाली को बुलाता है। फिर जब लड़की इसके मोटेल में आती है तो ये उसको अपनी नकली पुलिस आईडी दिखाता है और उससे 1 लाख वॉन निकाल लेता है। फिर पिंप को फोन करता है जिसके थ्रू वो लड़की आई थी ना, फिर पिंप को बुलाता है और उससे 2,90,000 वॉन निकाल लेता है। तो इस तरीके से भी वो पैसे कमाने लग जाता है। फिर 16 मार्च 2004 को सिंचोन में एक नोटिस सर्विस होती है, वहाँ पे ये फोन करता है और एक नोटिस सर्विस वाली लड़की को बुलाता है जिसका नाम होता है मिस क्वान। और जैसे ही वो आती है तो उसको अपना पुलिस की आईडी दिखाता है नकली और उसको बांधता है और अपने घर पे ले जाता है। अब वहाँ ले जाके ये उसको बाथरूम में लेके जाता है और वहाँ पे मार देता है। अब इस जगह पे उसको नया चैलेंज फेस करना पड़ता है। हर बार तो क्या होता था, वो दूसरे के घर में जाके मार देता था, तो उसको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं थी, वो मारता था और चल देता था। इस बार उसने अपने घर में किया है तो उसको सब चीजें साफ करनी पड़ेगी, ठिकाने लगानी पड़ेगी बॉडी। अब बॉडी ठिकाने लगाने के लिए वो क्या करता है, ये सुन के तुम्हारा दिल दहला जाएगा और आगे के जो भी कांड है उसमें तो और भी बुरी हालत हो जाएगी। तो इस बार क्या करता है, वो अपने चाकू निकालता है और उस लड़की की गर्दन काट देता है और उस मुंडी को टांग देता है वो अपने डस्टबिन के ऊपर और जितना भी ब्लड था सब निकाल देता है। फिर वो पूरी बॉडी का एक एक पार्ट काटता है, पूरे चिथड़ों को 10 छोटी थैली में भरता है और फिर उनको 4 बैग में, बड़े बैग में रख देता है। फिर वो सारी थैलियां लेता है और टैक्सी में बैठ के निकलता है पहाड़ों पे और जो सोगैंग यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी होती है उसके पीछे वो उसको गाड़ आता है। फिर 13 अप्रैल 2004 को ये एक और कांड करता है। होंग होक डोंग में एक मेडिकल वाला होता है, वो इसको
नकली वाइग्रा दे देता है। तो इसलिए ये क्या करता है, नकली पुलिस वाला बनता है और उसको कोई फार्मास्यूटिकल का एक्ट दिखा के अरेस्ट कर लेता है। फिर उसको बांध के पैसेंजर सीट पे बिठाता है। फिर वो गाड़ी में बिठा के मेडिकल वाले को लेके जाता है सिंसियोडोंग के एक हॉस्पिटल की पार्किंग में। वहाँ पे वो अपना हथियार निकालता है और उसको मार देता है। अब जो मेडिकल वाला रहता है बचाव की कोशिश करता है, तो इन दोनों में लड़ाई चलती है और जो मेडिकल वाला होता है वो बच रहा होता है। तो क्या होता है, जो यू के हाथ में कट लग जाते हैं तो काफी सारा खून निकल जाता है उसका, यू का भी। एट दी एंड यू मेडिकल वाले को मार देता है। उसको अपना सबूत नहीं देना था खून का, इसलिए वो पूरी गाड़ी में आग लगा देता है बॉडी से ही। फिर मई 2004 को ये अपना एक और टारगेट बनाता है, यू किम ही स्यून को, जो कि 25 साल की होती है। और इस बार भी वो नॉटी गर्ल को बुलाता है। यू उसको बाथरूम में लेके जाता है और उसको भी मार देता है हथौड़े से। इस बार वो क्या करता है, लड़की की सारी अंगुलियां काट देता है और उसको टॉयलेट में फ्लश कर देता है। अब यू लड़की की बॉडी को पास में कंस्ट्रक्शन साइट होती है, वहाँ पे दफनाया जाता है। फिर अगला मर्डर करता है वो 7 मई 2004 को सिन मीका, जो 25 साल की होती है। यू जा रहा होता है कहीं पे, तो रास्ते में उसको एक लड़की दिखती है जो कंप्यूटर पे कुछ काम कर रही होती है और यही काम करते यू उसको देख लेता है। तो वो उसके पास जाता है, नकली पुलिस आईडी दिखाता है और लेके जाता है उसको अपने घर पे। जैसे उसने पहले के मर्डर करे थे वैसे मार देता है उसको भी। फिर अगला मर्डर करता है वो 2 जून को हैन सुक जागा। ये 35 साल की महिला थी। ये भी एक नोटी गर्ल होती है ये, लेकिन सड़कों पे खड़ी रहती थी। तो ये उसको बोलता है कि मैं तुझे ज्यादा पैसे दूंगा, मेरे घर पे चल ले, वहाँ पे करेंगे। तो मान जाती है, उसको अपने घर पे लेके जाता है ये और उसको भी पुराने तरीके से मार देता है। बॉडी वही काट पीट के डिसमेंटल कर आता है कहीं पे। जिस जगह से वो इस 35 साल की महिला को लाया था उसी के आसपास में एक और कोई रहती है, वो भी यही नोटी गर्ल का काम करती है और उसी महीने में उसको भी मार देता है इसी तरीके से। यह भी पता नहीं चला है कि कौन थी वो, लेकिन मारता ही है। फिर 3 दिन बाद एक और लड़की को इसी तरीके से मार देता है। इस बार वो कॉल करके बुलाता है, एक 26 साल की लड़की होती है, उसको बुलाता है, अपनी नकली आईडी दिखाता है, घर पे लेके जाता है और सेम तरीका वो अपनाता है। फिर इसके 8 दिन बाद 17 तारीख को वो एक और क्राइम करता है। इस बार 30 साल की महिला रहती है, सेम तरीके से उसको नकली आईडी दिखाता है, घर पे लेके जाता है और काम कर देता है पूरा। फिर 5-7 दिन बाद ही 25 तारीख को वो एक और क्राइम करता है, सेम तरीके से नोटी गर्ल को बुलाता है अपने अपार्टमेंट में और मार देता है। फिर 2 जुलाई को भी वो एक और मर्डर करता है, किम मियोंग का, जो 26 साल की होती है। यूक्सम स्टेशन पे ये कांड होता है। 26 साल की महिला खड़ी रहती है वहाँ पे, उसको ये अपनी नकली पुलिस की आईडी दिखा के गुमराह करता है और उसे अपने घर पे ले जाता है। जब उससे ये बात कर रहा होता है तो इसको पता चलता है कि इसका नाम भी किम है। जिस लड़की ने इसके साथ ब्रेकअप किया था उसका नाम भी किम था। तो इसका खून खोल जाता है, उसको बाथरूम में लेके जाता है और बुरी तरीके से मार देता है, उसका चेहरा पूरा खत्म कर देता है ये। फिर एक हफ्ते बाद 9 तारीख को सियोन ही का भी वो ऐसे मर्डर कर देता है और इसके 4 दिन बाद 13 तारीख को मी यिन का भी वो मर्डर कर देता है ऐसे ही, जैसे उसने पहले के किए थे। और ये उसका लास्ट था। अभी तक 8 महीने हुए हैं जिसमें ये 20 से ज्यादा मर्डर कर चुका है। अब यहाँ से वो पकड़ में आने वाला है। यू होता है, ये क्या करता है, ये फोन करके नोटी गर्ल्स को बुलाता है ना, जो पिंपो को फोन करता है ये, तो हर बार अलग अलग नाम से फोन करता है और अपना इसका तरीका रहता है मंगाने का। तो जो पिंप होता है तो ये सेम ही आदमी होता है जिससे ये पहले भी मंगाता है। ये वाला जो पिंप होता है ये दूसरी कंपनी, मतलब मल्टीपल कंपनी चलाता था ये फेक तरीके से। तो इसको पता चल जाता है, जैसे नई कंपनी में कॉल करता है ना वो यू, तो इसको नए पिंप को पता चल जाता है कि ये तो वही है। तो वो पुलिस को फोन करता है, तो पुलिस यू के लिए फील्डिंग सेट कर देती है वहाँ पे। और ये सारा प्लान बहुत ही तगड़े प्लानिंग के साथ हुआ था। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, तो अभी ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते अपन। अगर तुम्हें लगता है कि इसका वीडियो और बनाना चाहिए तो तुम मुझे कमेंट कर देना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही जानना काफी है कि फील्डिंग सेट हो चुकी थी पुलिस की। जैसे लड़की आती है, यू आता है, दबोच लेते हैं उसको पुलिस वाले इसको लेके जाते हैं इंटेरोगेशन में और इससे पूछताछ करते हैं। बाकी सबको लग रहा था, पता नहीं था कि ये किलर वही है। उनको लग रहा था कि कोई ट्रैफिकिंग का या किडनैपिंग का कुछ कांड है, लेकिन यू सब उगल देता है और वो पुलिस वालों को सारी बॉडी जहाँ पे उसने गाड़ी थी या जो भी हरकतें करी थी वो सब कुछ बता देता है। यहाँ पे उससे पूछताछ में पता चलता है कि उसने काफी इंसानों का लीवर और ये सब खाया भी है। ऐसा वो इसलिए करता था ताकि उसका ऐसा मानना था कि ये सब करने से उसकी जो आत्मा है वो प्योर हो जाएगी। बड़ा ही चूतिया किस्म का आदमी था वो। ये क्या करता था, जिसको भी मारता था ना उससे पूछ लेता था कि भाई कौन सा ब्लड टाइप है तुम्हारा। अगर सामने वाले का ओ होता था तो ये उसको खा जाता था। तो अगर तुम्हारा ओ ब्लड ग्रुप है तो किसी को बताना मत। तो ऐसी बहुत सारी चीजें उसने बताई थी। इसकी इंटेरोगेशन जो इन्वेस्टिगेशन है इस पे वीडियो
वीडियो बनेगा, अगर तुम चाहो तो बना दूंगा मैं, मेरे क्या है। तो इन शॉर्ट में इस पे सजा हो जाती है, इस पे डेथ पेनल्टी हो जाती है, इसको फांसी पे लटकाने की जज सजा सुना देता है कि भाई ये तो साला बेकार आदमी है, इसको तो फांसी पे लटकाओ। लेकिन अभी तक वो फांसी पे लटके नहीं। ऐसा मानना है कि फांसी पे लटका देंगे तो इसकी खत्म हो जाएगी जिंदगी, इसलिए इसको अभी तक जिंदा रख रखा है, फांसी पे नहीं चढ़ा है ये अभी तक। जज पे भी इसने हमला कर दिया था, पुलिस वालों पे भी हमला करता रहता है ये अंदर, और जेल में तो पता नहीं क्या ही करता रहता होगा। बाकी तुम्हें ऐसा और इसके बारे में और जानना है या इसके जो भी था तो बता देना जी, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं। ओके जी, अब मैं चलता हूँ, राधे राधे।